सलाम, अस्सलामु अलैकुम। मैं नाज़िम महमूद कासमी, अमेरिकन लाइस्टफ DNK स्कूल सिस्टम सब्ज़ाज़ार ब्रांच आपके सामने हाजिर। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमारी रेगुलरली बाकायदगी से चल रही हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर वक्तन फ़वक्तन मिलते जा रहे हैं। पहले 2 असबाक, सबक नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, सबक नंबर 2 नज़रिया पाकिस्तान, उसके मुश्किल अल्फाज के मायनी, उसकी बुक रीडिंग, उसके खुलासा जात और मशकी सवालात के जवाबात हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। चलते हैं सबक नंबर 3 की तरफ, जमात दहम का सबक नंबर 3, जिसका उन्वान है परिस्तान की शहजादी और मुसन्निफ का नाम है अशरफ सुबूही। जैसा कि आप देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि हम अपने लेक्चर्स जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम मुसन्निफ या शायर जो रेलिवेंट होते हैं सबक के मुसन्निफ या नज़म गज़ल के शायर जो हैं उनका तारुफ सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इस सबक में भी हम परिस्तान की शहजादी में पहले हम तारुफ पढ़ेंगे मुसन्निफ का, और मुसन्निफ हैं अशरफ सुबूही। ठीक है बेटा, चलते हैं इनके तारुफ की तरफ, इंट्रोडक्शन की तरफ। यहाँ पर मैंने की पॉइंट्स इसके बना दिए हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे, याद करने में आपको आसानी रहे। अशरफ सुबूही का असल नाम सैयद वली अशरफ था और आपका कलमी नाम अशरफ सुबूही था, यानी ये इस नाम से आप लिखा करते थे। तसानीफ में जो आपका नाम दर्ज है वो अशरफ सुबूही है, जबकि आपका असल नाम सैयद वली अशरफ था। आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद अली अशरफ था। सैयद अली अशरफ आपके वालिद का नाम था। आपने सन 1905 को दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई। आपकी तालीमी ज़िंदगी की तरफ आए तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने फूफा जान, जिनका नाम बशीर अहमद दहलवी था, उनसे अपनी इब्तदाई तालीम आपने मुकम्मल की थी, हासिल की थी। उसके बाद 1922 में 1922 में आपने एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल में दाखिला लिया, वहाँ से अपनी मैट्रिक की तालीम को मुकम्मल किया। मैट्रिक की तालीम मुकम्मल करने के बाद मैट्रिक में आपके हम जमात थे शाहिद अहमद दहलवी। ठीक है, ये भी बहुत बड़े बेटा मुसन्निफ हैं। ठीक है, आगे चल के इनके मुतालिक भी हम पढ़ेंगे। तो शाहिद अहमद दहलवी जो थे उनके हम जमात थे अशरफ सुबूही के। आपकी आला तालीम की तरफ आए तो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मुंशी फाजिल, मौलवी फाजिल और अदीब फाजिल के इम्तहानात पास किए। ठीक है बेटा, 1928 में आपने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और डाक खाने में आप मुलाजिम हो गए, और उसके बाद फिर ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। कुछ अरसा वहाँ पर वाबस्तगी रही। जब पाकिस्तान बन गया, क़याम पाकिस्तान के बाद आप लाहौर आ गए और 36 साल 36 ईयर्स तकरीबन आप डाक खाने में ही मुलाजमत करते रहे। और फिर उसके बाद डाक खाने की मुलाजमत जब आपकी ख़त्म हो गई तो आपने हमदर्द दवाखाने से वाबस्तगी हासिल कर ली और आखिरी दम तक वहाँ पर अपनी तमाम तर खिदमात को वक्फ कर दिया। आपके उसलूबे बयां की तरफ आए तो अशरफ सुबूही साहिब तर्ज अदीब थे। आप दिल्ली के मुख्तलिफ तबकों की बोलचाल और वहाँ के रोज़मर्रा पर गिरफ्त रखते थे। बच्चों के लिए बहुत सी कहानियाँ लिखी जो बहुत मकबूल हुई। ठीक है बच्चे, आपके लिखी हुई तसानीफ में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ गुबारे कारवां, झरोके, सलमा और बिन बासी देवी वगैरह शामिल हैं। ठीक है बेटा, बिलाखिर सन 22 अप्रैल 1990 को
27 रमज़ानुल मुबारक आप इस दुनियाए फ़ानी को खैरबाद कहते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले और कराची में आपको दफन कर दिया गया। जाए वफ़ात आपकी कराची है। ठीक है बेटा, ये तो था मुसन्निफ़ का तारुफ, मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा। चलते हैं सबक की तरफ। बुक रीडिंग करने के लिए चल रहे हैं बेटा। अब हम अपनी अपनी किताबें अपने सामने खोल कर रख लीजिए ताकि आप लोगों को जो मुश्किल अल्फाज आते जाएं उसे आप साथ साथ अपने पास लिखते चले जाएं। वर्ड मीनिंग, अल्फाज के मायने अपने पास आप नोट डाउन करते जाएं। यहाँ पर बोर्ड पर भी मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ से नोट डाउन कर लें। मैं साथ साथ बोलता भी जाऊँगा, बताता भी जाऊँगा। अपने पास इसे नोट डाउन करते जाइएगा ताकि पैराग्राफ की तशरीह करते वक्त आपको बहुत आसानी रहे। ठीक है बेटा? जी बेटा, परिस्तान की शहजादी, इसकी रीडिंग स्टार्ट करने हैं हम। सईदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर दौरा था। दौर दौरा रौनक। कले की अच्छी अच्छी मुगलानियाँ उनके सामने कान पकड़ती थीं। मुगलानियाँ, मुगलानी की जमा है जिसका मतलब दर्जन। कान पकड़ना, तौबा करना। महल्लात में जहाँ कोई नया जोड़ा सिला, किसी नई वज़ा की टिकाई का जिक्र हुआ और ये बुलाई गई। वज़ा बनावट, वज़ा बनावट। टिकाई कपड़े को टांकना सुई धागे से। शहर की बेगमात में भी इनके हुनर की धाक थी। हुनर कहते हैं फन को, धाक कहते हैं रोब और दबदबे को। सब इन्हें आंखों पर बिठाते थे। आंखों पर बिठाना, बहुत इज्जत देना। आज पालकी चली आ रही है कि बड़ी सरकार ने बुलाया है। पालकी कहते हैं डोली को और सरकार कहते हैं हाकिम को, हुकूमत करने वाला। कल डोली खड़ी हुई है कि नवाब सुल्तान जहां बेगम ने याद किया है। न रात को फुर्सत थी न दिन को चैन। फुर्सत फारिग वक्त, चैन सुकून। सुबह कहीं मेहमान तो शाम कहीं, लेकिन रहे नाम साईं का। साईं से मुराद बेटा यहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात है। बुढ़ापा आया तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया, आंखें धुंधला गईं। अब कौन पूछता? और दुनिया और मतलब ना रहा तो कैसी खातिरदारी। खातिरदारी, खातिरदारी कहते हैं मेहमान नवाजी को बेटा। खातिरदारी, मेहमान नवाजी। हारे वक्त का कोई साथी नहीं। हारे वक्त से मुराद है बुरा वक्त। हारे वक्त का कोई साथी नहीं, बुरे वक्त का कोई साथी नहीं। बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई ना था। टुकड़े का सहारा देना मुराद मदद करना। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में एक मीर साहब रहते थे। उनकी बीवी ने उन्हें तरस खाकर अपने पास रख लिया। सुना है ये निहायत शरीफ घराने की बेटी थी। मरहट्टा गर्दी में इनका खानदान तबाह हो गया था। मरहट्टा गर्दी, जो मरहटों ने बेटा जुल्म सितम ढाए थे हिंदुस्तान पर, ये उससे वो मुराद है। ठीक है? बर्फ दिन की ब्याही बेवा हो गई। उस जमाने में दूसरी शादी करना बड़ा ऐब समझा जाता था। ऐब, बुराई। मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया और हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजारा। रंडापा कहते हैं बेवगी का दौर। रंडापा बेवगी का दौर, जिस दौर में औरत अपने मियाँ के बगैर, जब मियाँ मर जाता है तो वो दौर जो गुजारती है वो रंडापा कहलाता है। जवानी तो इज्जत आबरू से कट गई। खूब कमाया, हजारों रुपए इनाम में लिए, मगर रखना ना जाना। दिल की हातिम और तबीयत की नरम थी। और पुराने शरीफों में एक यही ऐब होता था कि वो वक्त की कदर नहीं करते। हातिम, सखी, खुले दिल वाला। खुदा की बेनियाजी को भूल जाते हैं। बने हुए ज़माने में बिगड़ने का ख्याल भी नहीं आता। बेनियाजी, मेहरबानी। जानते हैं कि यही लहर बहर रहेगी। लहर बहर, रौनक। सईदानी भी जवानी भर इस गलत फहमी का शिकार रही। बुढ़ापे ने आन दबाया, ताकतें दगा दे गईं। दगा दे गईं, धोखा दे गईं, तो आंखें खुलीं और दूसरों के सहारे पर जिंदगी के अंधेरे दिन पूरे करने पड़े। मीर साहब के घर वाले छोटे से लेकर बड़े तक
सब के सब इंतहा से ज़्यादा खुश मिजाज और खुदा तरस थे। हर एक सईदानी को खुदा का भेजा हुआ मेहमान समझकर उनके सामने बिछा जाता था। सईदानी भी 2-4 दिन तो ज़रा गमगीन और शर्मिंदा शर्मिंदा सी रहीं, फिर उनका भी दिल खुल गया और इस तरह रहने लगी जैसे अपने कुनबे में। कुनबा खानदान। हाथ कांपते थे, निगाह मोटी हो गई थी, सुई का नाका मुश्किल से सूझता था। सुई का नाका, बेटा सुई में मौजूद वो छेद जिसमें धागा डाला जाता है उसे सुई का नाका कहते हैं, ठीक है। सूझता था, समझ आता था, नजर आता था, लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था, पराई रोटी मुफ्त कैसे खा सकते थे। सुबह नमाज पढ़कर बच्चों को ले बैठती, कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहतें किया करती, दोपहर को सीना परोना और काढ़ना सिखाती। काढ़ना से मुराद कढ़ाई करना, कपड़े पर जो कढ़ाई की जाती है बेटा वो मुराद है यहाँ पर। शाम होती तो बावर्ची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीबें बताती। इशा की नमाज से फारिग होकर बड़े मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाती। कहानियाँ ऐसी अच्छी होती कि बड़े भी आ जाते। मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सईदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया है। ऐसी शरीफ, नमाज रोज़े की पाबंद, हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मुयस्सर आती है। हुनरमंद बहुत अपने हुनर को सही तरीके से जानने वाली, ठीक है, अपने काम में माहिर। बच्चे ऐसे गर्विदा हुए कि दिन रात सईदानी बी के पास बैठे रहे। गर्विदा होना, माइल होना, रागिब होना। मशहूर था कि सईदानी बी फिलिस्तीन में भी हो आई हैं। वहां के बादशाह ने उन्हें अपनी बेटी का जहेज टांकने के लिए बुलवाया था और उन्होंने वहां कई दिन रहकर बड़े बड़े तमाशे देखे हैं। घर वालों को यह खबर थी, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि सईदानी बी से पूछते तो क्या भी सचमुच तुम फिलिस्तीन हो गई हो? शाबाश, तुम्हारा जिगरा, तुमको डर नहीं लगा? जिगरा, हिम्मत, हौसला। एक दिन सर्दियों की रात थी, दालानों के पर्दे पड़े हुए थे। दालान बेटा बरामदे को कहते हैं। कमरे और सहन के दरमियान में मौजूद जो छत सी डली हुई होती है उस बरामदे को दालान कहा जाता है। छोटे बच्चे लिहाफों में दुबके और बड़े लड़के लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफे से फारिग होकर आई। इत्तफाक से कहानी भी अंडा शहजादी की थी। जब ये जिक्र आया कि कानड़े देव की जो शहजादी पर नजर पड़ी तो सोती को पलंग समेत उड़ा कर ले गया। कानड़ा कहते हैं एक आंख वाला। कहने लगी सईदानी भी, ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें भी फिलिस्तीन के बादशाह का कोई आदमी फिलिस्तीन ले गया था और तुम वहां से बड़ा इनामो कराम लाई थी, क्या ये सच है? सईदानी, हाँ बीवी, है तो सच, बल्कि कई दफा जिन्हों और पनियों ने मुझे बुलाया है। मीर साहब की बीवी, उई, और तुम बेधड़क चली गई? बेधड़क, बगैर डरे, बेखौफो खतर। सईदानी भी, पहली दफा तो मुझे धोखे से ले गए थे, रास्ते में जब भेद खोला तो बुथेरी डरी। भेद, राज, छुपी हुई बात, बुथेरी बहुत ज्यादा, लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर लिया, अल्लाह को याद करती हुई चली गई। ना जाती या रोती पीटती तो जाने क्या आफत आती, आफत, मुसीबत। इसके बाद जब गई हंसी खुशी गई और हंसी खुशी आई। बेगम सदके अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर ईमान रखने वाले का कहीं बाल बीका नहीं हुआ। बाल बीका ना होना, कोई नुकसान ना पहुंचना। फिलिस्तीन में भी मेरी वही खातिरें हुई, क्या कहूं, खातिर होना, खिदमत होना, खिदमत करना। मीर साहब की बीवी, कुछ भी सही बुआ, मेरा तो पित्ता फट जाता। पित्ता फट जाना मुराद खौफ ज़दा हो जाना। सूरत देखते ही जान निकल जाती। सईदानी, नहीं भी, ये सब कहने की बातें हैं। डर की बातों से डर लगा करता है, जहां डर सामने आया फिर कुछ भी नहीं। देखो बीमारी से लोग कितना भागते हैं और जब बड़े से बड़ा दुख आ जाता है तो सहना ही पड़ता है। सहना, बर्दाश्त करना। मीर साहब की बीवी, मैं तो फिर कहूंगी कि शाबाश है,
सद रहमत उस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया। सद 100। अच्छा, हमें भी तो सुनाओ कि क्या हुआ था, क्यों गई थी परिस्तान, कैसा मुल्क है, वहां क्या क्या देखा। सईदानी, वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है। कलेजे पर सांप लौटना मुराद हसद करना। परिस्तान की शहजादी जिसके जोड़े टांकने गई थी बहुत सर हुई। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की कि सईदानी अम्मा यहीं रह जाओ। सर होना, जिद करना, सर होना, जिद करना, मिन्नतें करना, मुराद मनवाना, अपनी बात मनवाना। दुनिया में अब कौन तुम्हारा है, मगर मैंने एक ना मानी। मुझ बदनसीब को तो अपने जैसे इंसानों की बेमुरव्वतियां देखनी थी। बेमुरव्वती, मोहब्बत ना रखना, मोहब्बत ना होना। परिस्तान में क्यों बसती, बसना, आबाद होना। वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया जो गोर गड़े का ठिकाना हो गया। गोर से मुराद बेटा कब्र, गोर कब्र, वरना तेरे मेरे दरों की ठोकरें खाती फिरती। मीर साहब की बीवी सईदानी भी सब अल्लाह के हाथ में है। बंदे में क्या ताकत के भूखे को दे या पेट भरे से छीने। हर एक अपनी तकदीर का खाता है। हमारी क्या असल कि किसी के साथ सलूक करें, सलूक बर्ताओ। वो जबरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करा रहा है। सईदानी, खैर अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाओ। बेगम, ये वो दिन थे कि जब नवाब आजमुद्दौला बहादुर की इकलौती बेटी के ब्याह की तैयारी हो रही थी। मारा मार जोड़े सिल रहे थे, मारा मार लगातार, कसरत से, बहुत ज्यादा। अव्वल तो मुझे रात दिन वहीं रहना पड़ा। काम हल्का हो गया तो दिन को चली जाती और शाम को अपने घर चली आती। एक रोज जैसे बच्चे मकतब से भागते हैं, मेरा भी जाने को जी नहीं चाहा और कई जगह से बुलावे आए, ना गई। मकतब मदरसा। शायद जुम्मे का दिन था। कितने ही दिन नहाए को हो गए थे। खूब नहाई, शाम हो गई। बोंट पुलाव मुझे खूब भाता था। बोंट पुलाव कहते हैं बेटा कच्चे सब्ज चने का पुलाव, ठीक है। कच्चे सब्ज चने से मुराद बेटा वो छोटा छोटा छोलिया जिसे हम कहते हैं, उस छोलिए के पुलाव को बोंट पुलाव कहा जाता है। भाता है, अच्छा लगता है। मामा से बोंट पुलाव पकवाया। मामा नौकरानी को कहते हैं। थकी थकाई लेटी थी, इतने में झुटपुटा हो गया। झुटपुटा, अंधेरे उजाले के मिलने का वक्त। जिस वक्त सूरज गायब हो रहा होता है, आसमान को छोड़ के जा रहा होता है और रात की तारीकी आ रही होती है, वो वक्त झुटपुटे का वक्त कहलाता है। इसी तरीके से सुबह सवेरे का वक्त जो होता है, जब सूरज तुलू हो रहा होता है और रात की तारीकी खत्म हो रही होती है, वो वक्त भी झुटपुटे का वक्त कहलाता है। यहां पर शाम के वक्त की बात की जा रही है, ठीक है, जब सूरज गुरूब हो रहा है और रात की तारीकी छा रही है। इतने में झुटपुटा हो गया। पुलाव दम पर था कि बाहर से किसी ने आवाज दी। सईदानी बी को सरकार ने याद किया है, पेनिस भेजी है। पेनिस पालकी को कहते हैं बेटा। जिस तरह बैठी हो उसी तरह फौरन चली आओ। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी। ऐसे बेवक्त और उनकी पकवाई हुई चीज छोड़कर खड़े हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। भाउन, अपनी मर्जी की। लेकिन होने वाली बात मैंने जरा इनकार ना किया और जैसी बैठी थी सफेद चादर सर पर डाल सवार हो गई। नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई 2 आने डोली होगा। 2 आने डोली बेटा ये सफर की पैमाइश का एक उस दौर में सफर को पैमाइश करने के लिए, नापने के लिए ये उन्होंने एक तरीका रखा हुआ था कि एक सफर एक जगह से दूसरी जगह कितने सिक्कों में जाया जाता है, कितने आनों में जाया जाता है, ये एक उन्होंने जरिया बनाया हुआ था, ठीक है। काजीवाड़े से निकले और खानम का बाजार आया। पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना हुआ। जब बहुत देर हो गई और हटो बचो की आवाज ना आई, बाजार के चिराग भी झलकते हुए दिखाई ना दिए, तो पर्दे की झिर्री खोली। अब जो देखती हूं तो जंगल साई साई कर रहा है। साई साई इसम सौत है बेटा, और पेनिस को जैसे पहिए लगे हुए हैं।
उड़ी चली जा रही है। कलेजा धक से हो गया। कलेजा धक से होना, घबरा जाना, डर जाना। बदन में सनसनियां आने लगी। सनसनी आना, सकते में आना, साकित हो जाना, हाथ पांव ठंडे पड़ गए कि ये क्या गजब हुआ। गजब, गुस्सा। ये मुए कहार कहां लिए जाते हैं? मुए, पागल, कहार कहते हैं डोली उठाने वाला। इस जंगल में कौन सी सरकार है? लेकिन मरता क्या ना करता। दिल कड़ा करके मैंने अपनी आवाज निकाली और पूछा, दिल कड़ा करके, हिम्मत करके, ए कमबख्तो, मुंह से तो फूटो, मुझे कहां ले जाओगे? अरे वो तो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है? हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, सईदानी भी खफा क्यों होती हो? खफा होना, नाराज होना। बादशाह सलामत ने बुलाया है, कोई दम में महलात दिखाई देते हैं। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है। मुंह निकाल कर जो देखा तो बेगम क्या कहूं, एक बेचाकी शक्ल का आदमी था। बेचाकी, बेढंगी, जिसमें कोई तरतीब ना हो। बकरे का सा मुंह, घोड़े की सी टांगे और पालकी आप ही आप चली जाती थी। ना कहार थे ना कहारियां। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा। आंखें बंद कर ली और कलमा पढ़ने लगी। ढेर होकर रह गई। मिनट 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की कि अव्वल मरना, आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना। और ललकार कर बोली। ललकारना, चैलेंज करना, मुकाबले की दावत देना। अरे जवां मर्द, तू कौन है, जिन या भूत? जवां मर्द, जवानी में मर जाने वाला। याद रख, मैं सैयदानी हूं, मुझको बता, नहीं तो जल कर राख हो जाएगा। भला चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे। भला, बेहतरी, अच्छाई। उसने कहा, सैयदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं। खातिर जमा रखो। खातिर जमा रखना, इत्मीनान करना, तसल्ली रखना, कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सी कर चली आना। जितना मांगोगी उतना इनाम मिलेगा। लो देखो, वो सामने हमारे बादशाह का महल है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा तो वाकई पालकी एक आलीशान दरवाजे पर रखी थी। आंखें फाड़ कर देखना, गौर से देखना। रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था। सुई गिर पड़े तो उठा लो। और मजा ये कि सूरज था, ना चांद, ना फानूस कहीं नजर आते थे, ना लालटेन। फानूस कहते हैं बेटा बरकी कमकमे को, ठीक है, जो दरमियान में लटकाए जाते हैं कमरों के, उन्हें फानूस कहा जाता है। चौबदार, बारीदार मर्द हैं। चौबदार कहते हैं बेटा पहरेदार को, और बारीदार दरबान को, जो दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। चौबदार, बारीदार मर्द हैं, इधर के उधर, उधर के इधर दौड़ रहे थे। आसमान पर अजब अजब तरह के बाजों की आवाजें आ रही थीं। यह तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई। मैं हैरान थी कि यह किस बादशाह का महल है। यह गहमा गहमी तो हमारे बादशाह के यहां भी नहीं होती। गहमा गहमी, रौनक। किस्से कहानियों में जैसी परियों का जिक्र सुना है, ऐसी एक परी शानों पर बाल बिखेरे हुए, बाजुओं पर मेरे पास आई और महीन आवाज में बोली। शानों पर, शानों कहते हैं कंधों को, ठीक है, और महीन, बारीक, महीन आवाज, बारीक आवाज। सईदानी भी बड़ी राह दिखाई। राह दिखाना, इंतजार करवाना। राह दिखाना, इंतजार करवाना। हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ, चलो मैं तुमको महल के अंदर ले चलूं। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़ इस परी के साथ साथ चली। क्या कहूं, अंदर क्या बहार थी। हजारों परियां, गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद, छोटा कद, जर्क बर्क कपड़े, हंसती, चोहले करती, आहली गाहली फिर रही थी। जर्क बर्क चमकदार, जर्क बर्क चमकदार, चोहले करना, शरारत करना, चोहले करना, शरारत करना, आहली गाहली फिरना, इतराते हुए चलना, फखर से अकड़ कर चलना।
चमन ऐसा कि ना देखा ना सुना। चमन कहते हैं बेटा बाग को, चमन बाग। फूलों पर यह आलम था जैसे हीरे चमक रहे हों, कलियां थीं कि सुराहीदार मोती, खुशबू से दिमाग महका जाता था, हौजों का पानी अल्लाह अल्लाह, चांदी के वर्क बिखरे हुए मालूम होते थे, फव्वारों में से मोतियों की बौछार हो रही थी। ठीक है बेटा, यहां तक ये हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली है अपनी। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में बाकी इस चैप्टर की रीडिंग को मुकम्मल करेंगे, अल्फाज मायने इसके लिखेंगे। तब तक के लिए बेटा इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।